Now we are going to start from the pseudogenes, I think so. Yes, sir. ओके सो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा पीछे से ओवरव्यू दे दूं. वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द नॉन कोडिंग डीएनए. और नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो चीज़ें कवर अप की थी वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ. हमने नॉन कोडिंग में देखा कि नंबर ऑफ जीन्स कम है बट जीनोम साइज बहुत बड़े हैं. देन हमने कुछ ऑर्गेनिज्म का नॉन कोडिंग डीएनए कंपेयर किया कि लोअर ऑर्गेनिज्म में नॉन कोडिंग डीएनए रिलेटिवली कम होता है, कोडिंग ज़्यादा होता है, बट हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नॉन कोडिंग डीएनए है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा होती है. देन वी हैव हाईलाइटेड कि जो हमारे पास नॉन कोडिंग डीएनए है वो मेनली दो तरह का होता है. एक तो इंटरजेनिक रीजन है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द जीन्स. सेकंड आपके पास इंट्रोनिक रीजन है विच इज़ प्रेजेंट विद इन द जीन्स. तो दो तरह का मेनली हमारे पास इंट्रोनिक रीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, नॉन कोडिंग डीएनए प्रेजेंट होता है. और अगर हम इंट्रोन्स की बात करें पर्टिकुलरली तो इंट्रोन्स लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर कम है, इंट्रोन्स हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा है. इसके एग्जांपल हमने सी एफ टी आर जीन की भी देखी थी. फिर उसके बाद हमने देखा था कि देर आर सर्टन कोडिंग डीएनए पार्ट्स, कोडिंग पार्ट्स विच आर प्रेजेंट और लोकेटेड इन द नॉन कोडिंग डीएनए, जो नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर लोकेटेड है. ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमने बैक्टीरियल वायरसेस के जीनोम में डिफरेंट जीन्स की देखी थी. देन वी हैव मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट के इनमें जो मोस्टली जीन्स हैं वो इंटरप्टेड जीन्स कहलाती हैं, जिनके इंट्रोनिक रीजन्स में कोई और जीन्स मौजूद होती हैं और ये आरएनए इसको इनकोड करती हैं. और उसके बाद ट्रांसफ़र और राइबोसोमल आरएनए की जीन्स की इसकी एग्जांपल थी हमारे पास. फिर उसके बाद हमने देखा रिपीटेड डीएनए. अब नॉन कोडिंग डीएनए है तो नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर दो तरह का डेफिनेटली डीएनए एग्जिस्ट करता है. वन कुड बी द रिपीटेड डीएनए एंड अदर वुड बी द नॉन रिपीटेड यानी यूनिक डीएनए. तो जो हमारे पास नॉन कोडिंग पार्ट है इट इज़ प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ नॉन कोडिंग रिपीटेड डीएनए. नॉन रिपीटेड डीएनए यानी यूनिक डीएनए भी होता है नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर, बट ज़्यादातर जो डीएनए है वो रिपीटेड डीएनए है विच इज़ मेकिंग द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द यू कैन से नॉन कोडिंग डीएनए. अब नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर आपके पास है इफ़ वी कंपेयर द बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया में यूनिक डीएनए ज़्यादा है, नॉन कोडिंग पार्ट जो है जो रिपीटेड पार्ट है वो कम है, 20% है बस. इफ़ यू टॉक अबाउट द ह्यूमंस सो ह्यूमंस के अंदर आपके पास जो यूनिक डीएनए है वो 65% तक है और 35% उसके अंदर जो रिमेनिंग है वो रिपीटेड डीएनए. यानी ह्यूमंस में रिलेटिवली एज कम्पेयर टू लोअर ऑर्गेनिज्म रिपीटेड डीएनए ज़्यादा है. फिर उसके बाद फ्रॉग की एग्जांपल लें दैट्स अ पर्टिकुलर एग्जांपल. इट हैज़ ओनली 22% ऑफ द यूनिक डीएनए. Rest of the 78% DNA is approximately the repeated DNA. So means here we can see that in the higher organism the repeated DNA is in high quantity as compared to the lower organism. तो higher organism के अंदर जो repeated DNA की quantity होती है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, अब repeated DNA बच्चों दो तरह का होता है. वन वुड बी द रिपीटेड डीएनए जिसमें एक छोटा सा रिपीट है. लेट्स से मैं आपके सामने एक रिपीट लिखता हूँ कि ए है, टी है, सी है और जी है. एक छोटा सा रिपीट है, वो बार बार रिपीट हो रहा है और कॉन्टीन्यूसली वो रिपीट हो रहा है. चार न्यूक्लियोटाइड्स का एक रिपीट है, वो लगातार कॉन्टीन्यूसली रिपीट हो रहा है और एक दूसरे के साथ अरेंज है. इन्हें आप लोग नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द टेंडम्स. The repeated DNA might be present in a cluster or next to each other or head to tail arrangement. This is called tandem. और या फिर ये पूरे होल जीनोम के अंदर जो है वो डिस्पर्स हो सकता है. सो सच repeated DNA which is dispersed in the whole genome is called as interspersed DNA. So we have two type of repeated DNA. One is the tandem, which is present in the form of clusters, you can say, or present next to each other, and other one is the you can say separated or dispersed in the whole genome. And most of the repeated DNA is non-coding. ज़्यादातर non-coding है, बहुत कम इसमें genes मौजूद होती हैं, repeat होती हैं, लेकिन कुछ genes भी हैं. अब रिपीटेड डीएनए में हमारे पास बहुत कम ऐसा डीएनए है दैट इज यू कैन से आइडेंटिकल.
हर बेस यूजली आइडेंटिकल नहीं होती। रिपीटेड डीएनए में हमारे पास जो ज़्यादातर डीएनए होता है वो कंसेंसस होता है। एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी दैट व्हाट इज द कंसेंसस डीएनए? कंसेंसस क्या होता है? ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था, व्हाट इज अ कंसेंसस। ये साथ में आपके साथ में एग्जांपल भी है। जी सर, ये आपने बताया था कि जैसे ये जो फिगर बनी हुई है, ये ए की है ना, अगर एक बीच में बेस है वो चेंज भी होती है तो वो ए ही आएगा वहां पे। ऐसे जो सीक्वेंस आता है ना, उसे कहते हम्म। हैं कंसेसिव सीक्वेंस। तो मतलब डिफरेंट सेम सीक्वेंस लें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से उसको एक अलाइन कर लें आप लोग ना यस ब्लास्ट सर। के ऊपर। तो अलाइन करने के बाद आपके पास जो एक सब सब सारे सीक्वेंसेस की कंसेंसस से आपके पास रिजल्ट आता है, उसे आप लोग कंसेंसस सीक्वेंस का नाम देते हैं। ठीक है। तो यूजली ये जो रिपीटेड डीएनए होता है ना, ये कंसेंसस सीक्वेंस होता है। अब रिपीटेड डीएनए इज द शॉर्ट सीक्वेंस जो रिपीट हो रहा है। ठीक है। बट सम टाइम रिपीटेड या नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर हमारे पास कुछ सूडो जीन्स भी होती हैं। ठीक है। एक तो अभी आपने क्लियर कर लिया कि हमारे पास रिपीटेड डीएनए के अंदर मोस्टली कौन सा डीएनए मौजूद है, जो शॉर्ट छोटा सा सीक्वेंस है जो नॉन कोडिंग और बार बार रिपीट हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूस रिपीट्स हैं या वो डिस्पर्स्ड है, और यूजली ये कंसेंसस सीक्वेंस होता है। बट कुछ ऐसे जीन्स भी हैं जो इनएक्टिव हैं, फॉल्स जीन्स हैं, वो भी रिपीट होती हैं जीनोम में। ठीक है। उन्हें हम सूडो जीन्स कहते हैं। सूडो जीन्स यूजली क्या होती हैं? दीज आर द डिफेक्टिव कॉपीज ऑफ एक्चुअल जीन। जब आपके पास एक एक्चुअल जीन है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि तो लेट्स सपोज फ्रेंड्स आपके पास है वो एक जीन है, हम कह लेते हैं कि ये जीन हमारे पास है वो सपोज जी 10 KB की जीन है, मतलब 10 किलो बेस पेयर की हमारे पास है वो एक जीन है। अब जब ये जीन जो है वो होती है आपके पास, इसकी कॉपी होती है, डुप्लीकेशन होती है, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि सम हाउ इसकी कंप्लीट डुप्लीकेशन हो जाए, बट जीन के कहीं मिड में स्टॉप कोडॉन लग जाए, या जब इसकी कॉपी हो तो कॉपी ही इसकी कंप्लीट ना हो बल्कि इसकी कॉपी ही पार्शल हो। तो इस तरह की जीन जिसके सेंटर में स्टॉप कोडॉन लग गया है, अब ये कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं होगी। या इस तरह की जीन जो आपके पास है वो पूरी तरह कॉपी नहीं हुई, इस तरह की ये भी जीन कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होगी। सच जीन्स आर कॉल्ड एज ट्रंकेटेड और डिफेक्टिव जीन्स और सूडो जीन्स। जो कंप्लीट कॉपी हैं बट ड्यू टू सम रीजन सेंटर में स्टॉप कोडॉन है। जो इनकम्प्लीट कॉपीज हैं ये सूडो है, इनएक्टिव हैं, ये फंक्शनल जीन्स नहीं है। समटाइम हमारे जीनोम में नॉन कोडिंग पार्ट में इस तरह की सूडो जीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो एक्चुअली ये जीन्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो टेक्निकली ये नॉन कोडिंग जीन्स ही हैं। ठीक है। और इनकी एक सर एक कॉपी भी बार, हो सकती। हाँ जी। रिपीट कर दें। क्या बेटा? सूडो जीन्स। सूडो जीन्स बेटा, जैसे कि मैंने आपके सामने शेयर किया कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक जीन है। ठीक है। दैट इज some kind of gene that is approximately of 10 KB हम कह लेते हैं। तो जब ये जीन डुप्लीकेट होती है, इसकी कॉपी बनती है, तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि डुप्लीकेशन में कोई म्यूटेशन आ जाए और उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट जीन बने उसके सेंटर में कहीं पर हमारे पास स्टॉप कोडॉन लगा हो, या जब डुप्लीकेशन हो तो डुप्लीकेशन कंप्लीट ही ना हो, डुप्लीकेशन पार्शल हो, ट्रंकेटेड डुप्लीकेशन हो। तो इस तरह जो हमारे पास कॉपीज़ आएंगी वो तो डिफेक्टिव कॉपीज़ होंगी, वो आगे प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो सच डिफेक्टिव कॉपीज़ आर कॉल्ड एज सूडो और डिफेक्टिव जीन्स। तो नॉन कोडिंग पार्ट में सिर्फ शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट नहीं होते, बल्कि नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर इस तरह की सूडो जीन्स हैं वो भी रिपीट होती हैं। ठीक है। वो भी आपके जीनोम में रिपीट होती हैं, और इनकी कॉपी एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा फ्यू कॉपीज़ भी जीनोम में प्रेजेंट हो सकती है, डिपेंड करता है वो कितनी दफ़ा कॉपी हो रही है। एंड नेक्स्ट, इनकी जो स्टूडेंट्स अरेंजमेंट है दैट वुड बी नेक्स्ट टू ईच अदर, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टेंडम। और इनकी अरेंजमेंट डिस्पर्स भी हो सकती है। तो बोथ टाइप ऑफ अरेंजमेंट एग्जिस्ट फॉर दीज जीन्स। ये जीन्स इकट्ठी क्लस्टर की फॉर्म में भी हो सकती हैं। दीज इज माइट बी डिस्पर्स्ड ऑन द जीनोम, जीनोम में डिस्पर्स भी हो सकती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि नॉन कोडिंग जीनोम जो हमारा है उसका ये बड़ा टाइनी फ्रैक्शन बनाती हैं। मीन्स आपका जो नॉन कोडिंग पार्ट है ह्यूमन जीनोम का या किसी हायर ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर जो सूडो जीन की प्रोपोर्शन है
that is relatively very minute as compared to you can say the other the repeated DNA. तो repeated pseudo genes बना तो नहीं है नॉन कोडिंग पार्ट, बट ये मेजर पोर्शन नहीं बनाती हमारे जीनोम का, ठीक है। तो बट इनकी इम्पोर्टेंस है, इनकी इम्पोर्टेंस हमारे पास है वो स्ट्रेंथ्स है, इनकी इम्पोर्टेंस अब हमारे पास है वो क्या है कि these might act as the precursor for the new genes, ये नई जीन्स की प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करती हैं। अब आप ये पॉइंट बताएंगे प्रिकर्सर्स क्या होते हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स, एनीबॉडी? स्टार्टर। हम्म, स्टार्ट करवाते हैं सर। प्रिकर्सर मींस किसी भी चीज की सिंथेसिस के लिए जो आपके पास रॉ मटेरियल होता है ना, उसे आप प्रिकर्सर कहते हैं। तो यहाँ पर जो सूडो जीन्स है, दोज विल एक्ट एज pseudo, you can say acting as a precursor for the new genes, means they are acting as a precursor for the new genes। मतलब ये है कि लेट सपोज कॉपी हुई जीन की, कॉपी होने के बाद वो कहीं और जीनोम में जाके लग गई, लेकिन वो जो कॉपी बनी है वो डिफेक्टिव है, वो कंप्लीट जीन नहीं है। तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो जो डिफेक्टिव कॉपी जाके जीनोम में कहीं और लगी है, वो कॉपी जो है आपके पास वो म्यूटेट हो जाए और इट स्टार्ट परफॉर्मिंग और स्टार्ट मेकिंग अ प्रोडक्ट विच स्टार्ट परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ अदर फंक्शन। यानी वो कॉपी हो सकती है एंड देन दैट कॉपी will be integrated into the whole genome and that gene might be start performing some other kind of function, वो कोई और function जो है वो perform करना शुरू कर दे। So this copy of the gene or the duplicated part of the gene may act as a precursor for the new genes, वो नई genes का precursor के तौर पे भी act ये कर सकती हैं, ठीक है। और समटाइम्स अगर वो सूडो नहीं है, जब जीन की कॉपी होती है तो एक्टिव कॉपी रहती है, तो वो फिर फंक्शनल कॉपीज बना देती है। ये नॉन कोडिंग पार्ट का हिस्सा तो नहीं है, ये कोडिंग पार्ट में आ जाएगा। लेकिन समटाइम्स जब कॉपी होती हैं तो कॉपी होने के बाद वो रिलेटेड जीन्स बन जाती हैं एंड इट विल मेक द जीन फैमिलीज, वो जीन फैमिलीज बना देती हैं। और जीन फैमिली में जीन्स आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्स करती हैं वो जो मल्टीपल कॉपीज़ हैं, और इससे फिर ऐसी जीन्स अराइज होती हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं, जिससे फंक्शनल वैरायटी या डाइवर्जेंस इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास तो चूंकि नॉन कोडिंग जीनोम को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉन कोडिंग जीनोम के अंदर तो हमारे पास प्रेजेंट होंगी डिफेक्टिव या सूडो कॉपीज, एंड सूडो कॉपीज माइट एक्ट एज द प्रिकर्सर फॉर द न्यू जीन्स। बट नहीं इफ सर, ये नॉन कोडिंग का पार्ट ही कोडिंग बनाएगा, मतलब ये होगा? नहीं नहीं नहीं, जस्ट डोंट मेक कंफ्यूज इट। आपके पास एक जीन की कॉपी हुई है, अब कॉपी दो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो डिफेक्टिव कॉपी हुई है या करेक्ट कॉपी हुई है। अगर तो डिफेक्टिव कॉपी है वो सूडो जीन है, दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए। बट अब कॉपी हुई है लेकिन वो फंक्शनल कॉपी है, तो वो नॉन कोडिंग नहीं है, वो कोडिंग डीएनए का पार्ट है। तो डिपेंड करता है कि कॉपी फंक्शनल हो रही है या डिफेक्टिव कॉपी है। जी क्लियर? ठीक है सर। यस तो सर। अगर फंक्शनल कॉपी बनती है तो फिर वो रिलेटेड जीन्स बन जाएंगी ना, वो फिर एक जीन फैमिली की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो डिफेक्टिव कॉपीज रहती हैं तो वो फिर नॉन कोडिंग डीएनए का पार्ट बनना शुरू हो जाएगा। जी क्लियर? यस सर। ओके, नाउ दीज सूडो जीन्स, ये जो हमारे पास सूडो जीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, these pseudogenes are the part of the non coding DNA। अब ये जो नीचे एग्जांपल दे रहा है ना, ये नीचे एग्जांपल दे रहा है फंक्शनल जीन्स की। ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो आपके पास ये वाले जो दो तीन पॉइंट्स है ना, दीज आर नॉट रिलेटेड टू द नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द जीनोम, दीज आर द कोडिंग पार्ट। वो ये बता रहा है कि ये जो मल्टीपल जीन्स हैं या जो जीन्स होती हैं जीन फैमिली के अंदर, इनका फ़ायदा क्या है, ठीक है। सूडो जीन्स यानी नॉन कोडिंग पार्ट में जो होती हैं वो ये पॉइंट नहीं है। अब ये जो मल्टीपल जीन्स बनती हैं, जो मिलके जीन फैमिलीज बनाती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए मल्टीपल जीन्स आपको, उसका आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
That prokaryotic cell contain approximately 10,000 or more ribosomes. इसमें 10,000 या इससे ज़्यादा ribosomes होते हैं, ठीक है? And these ribosomes are, you can say, required in large quantity for the formation of the proteins. Definitely these, you can say, there is a requirement of more number of genes for the formation of these ribosomes or ribosomal RNAs. तो जितनी ज़्यादा प्रोटीन्स हैं डेफिनेटली उनको बनाने के लिए यू नीड मोर जीन्स एंड डेफिनेटली जितनी ज़्यादा जीन्स होंगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा होगी. So for these huge number of ribosomes, prokaryotic cell contain half a dozen of copies of ribosomal and transfer RNA genes. Because ribosomal RNA की requirement ज़्यादा है तो genes भी ज़्यादा होंगे. And in case of eukaryotic cell, the ribosomes are present in thousands or even millions of ribosomes are present in each cell. It means that proportionally the number of genes for ribosomal RNA and transfer RNA required in hundreds or thousands of copies. आपको याद है किसी को कि हमने ये पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि राइबोसोमल आरएनए की जीन्स की अरेंजमेंट लिखे हैं, तो राइबोसोमल आरएनए की तकरीबन 700 से 800 जीन्स होती हैं जो जीनोम के अंदर अरेंज होती हैं. याद है आप लोगों को? यस सर. जी सर. तो इतनी सारी जो जीन्स हैं जो कि जीनोम के अंदर जो स्ट्रैंड्स अरेंज हैं, क्यों वो टेंडम की फॉर्म में अरेंज है? तो इतनी जीन्स का मकसद ये है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो, आरएनए ज़्यादा बने और डेफिनेटली राइबोसोम ज़्यादा बने ताकि प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो, ठीक है? तो ये इसका पर्पज़ है. लेकिन ये जो राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफ़र आरएनए की बात कर रहे हैं ये नॉन कोडिंग पार्ट का हिस्सा नहीं है, ये तो कोडिंग जीन्स हैं. लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मल्टीपल जीन कॉपीज़ या जीन फैमिलीज़ क्यों रिक्वायर्ड हैं. हालांकि ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं बट यहाँ पे दोबारा थी तो मैंने आपसे ये शेयर कर लिया. अब इस तरह की जीन्स विच आर एक्चुअली रिपीटेड इन मल्टीपल नंबर मीन्स दे माइट बी प्रेजेंट इन थाउजेंड्स और दे माइट बी प्रेजेंट इन, you can say, millions. Such genes are called as, or such sequences which are repeated in hundreds or thousands, such sequences are called as moderately repeated sequences. तो ऐसे sequences जिसमें जीन्स भी हो सकती हैं, जिसमें नॉन कोडिंग पार्ट भी हो सकता है. तो नॉन कोडिंग पार्ट या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पूरे जीनोम का जो बार बार रिपीट हो रहा है एंड अप्रॉक्सीमेटली उसकी आपके पास 20 मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड कॉपीज मौजूद हैं, मतलब मिलियन से नीचे नीचे 100 to 1000 कॉपीज मौजूद हैं जीनोम के अंदर. तो इस तरह के स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो इतनी दफ़ा हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में रिपीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस. And in human genome, approximately 25% of the human genome is moderately repeated sequences or moderately repeated DNA. So, is it clear what is moderately repeated DNA? These friends, moderately repeated DNA क्या है? This point is clear. Am I clear to you? Anybody would like to सर respond? रिपीट कर दें. सर रिपीट कर देंगे. Are you listening? जी सर ये समझ नहीं आई, रिपीट कर दें. मॉडरेटली रिपीटेड. Why you are not asking? Why I am asking? Moderately repeated DNA sequence is a particular or specific short sequence that is repeated in the genome, and that particular sequence has a copy number between hundreds and thousands. तो अगर 100 और thousands के दरमियान उसकी कॉपीज हैं, जैसे राइबोसोमल आरएनए की जीन्स की 7 to 800 जीन कॉपीज ह्यूमन जीनोम में है, इसी तरह अगर किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस की जो कॉपीज हैं दे आर प्रेजेंट इन 100 to 1000, इस रेंज में मौजूद हैं, मिलियन से नीचे नीचे, सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ द जीनोम. ये जीनोम में मॉडरेटली जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, इन्हें मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंसेस का नाम देते हैं. और ह्यूमन जीनोम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 25% जो जीनोम सीक्वेंस है that is a moderately repeated genome.
अब मॉडरेटली रिपीटेड जीनोम में दो चीज़ें आ जाती हैं। मॉडरेटली रिपीटेड जीनोम में हमारे पास कॉपीज ऑफ हाईली यूज जीन्स जो कि कोडिंग पार्ट बनाएंगे, जैसे राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए की जीन्स है। सेकेंड, मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए के अंदर हमारे पास आ जाती हैं नॉन फंक्शनल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, यानी कि छोटे छोटे स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए के, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जीनोम के जो सीक्वेंस के जो रिपीट हो रहे होते हैं। तो अब आपके पास जो मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए है दैट माइट बी प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म्स के अंदर आपके पास हो सकता है। Moderately repeated DNA might be present in, you can say, highly, you can say, used genes, जो कुछ genes हैं वो भी repeated हो सकती हैं। और moderately repeated sequence के अंदर आपके पास non functional stretch हो सकती है DNA की, जो बार बार repeat हो रही है, वो भी आ सकती है। तो हम नॉन कोडिंग बात कर रहे हैं तो नॉन फंक्शनल स्ट्रेच ऑफ डीएनए ही नॉन कोडिंग के अंदर होगी। जो कॉपीज ऑफ हाईली यूज जीन्स हैं वो तो कोडिंग का पार्ट बनाएंगे। अब मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड सीक्वेंस। लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड सीक्वेंस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 7000 बेस पेयर होती है। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 7000 बेस पेयर होती है, कि काफ़ी लंबा सीक्वेंस होता है, इसलिए इसको लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड सीक्वेंस कहते हैं। शॉर्ट में इसको लाइन वन सीक्वेंस भी कहते हैं। दिस लाइन वन सीक्वेंस और द लॉन्ग इंटरस्पर्स सीक्वेंस, ये मेमिलियन जीनोम के अंदर इसकी कॉपीज 20 to 30,000 होती हैं। जीन्स लिखा हुआ है जो गलत है, कॉपीज होती हैं लाइन की। तो लाइन की अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30,000 कॉपीज मेमिलियन जीनोम के अंदर होती हैं। तो चूंकि इसका नंबर थाउजेंड्स में रेंज कर रहा है, तो दैट इज व्हाई दिस इज मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस। ये मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस आपके पास होगा। और ये नीचे हमारे पास लाइन वन L1 की जो है वो एक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि L1 के अंदर जो है वो कुछ ओपन रीडिंग फ्रेम भी होते हैं, टर्मिनल सीक्वेंसेस भी होते हैं। तो ये एक वन लाइन सीक्वेंस है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ आपके पास है वो 7000 बेस पेयर है। 7000 बेस पेयर इसकी लेंथ है। तो ये हमारे जीनोम में मिलियन जीनोम में बार बार रिपीट होता है। सो इसकी जो कॉपीज हैं वो थाउजेंड्स में रेंज कर रही है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लाइन वन और L1 सीक्वेंस और मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस। जी बच्चों, नाउ टेल मी, मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस और लाइन वन की एग्जांपल क्लियर है आपको L1 की? Yes, sir. Is it clear to everybody? If you have any question, please ask. Everybody is listening? सो तो नहीं रहे? जी सर क्लियर है। सुबह के कितने कौन मतलब ये क्लास नंबर क्या है आपका? सर सेकंड क्लास थर्ड है ये। Third. मीन्स आई कैन एक्सपेक्ट कि आप सो रहे होंगे। थर्ड क्लास है ना? एक फर्स्ट में सोते हैं, एक लास्ट में सोते हैं। सेंटर वाली क्लास में तो थोड़ा सा जागते हैं। सर इसमें भी था। चले, तो क्लियर हो गया मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस? शुड आई मूव नेक्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नाउ अब नॉन कोडिंग पार्ट में कुछ और सीक्वेंसेस हैं जो काफ़ी दफ़ा रिपीट होते हैं, एंड दीज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज द हाईली रिपीटेड नॉन कोडिंग डीएनए। हाईली रिपीटेड नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस आपके पास वो सीक्वेंसेस हैं जो मतलब जिनका जो कॉपी नंबर होता है वो थाउजेंड से मिलियंस में रेंज करता है। और आपके सामने मेंशन है कि ह्यूमन जीनोम का अप्रॉक्सीमेटली 10% जो जीनोम है दैट इज हाईली रिपीटेड नॉन कोडिंग डीएनए। तो जैसे मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए है, इसी तरह कुछ जीनोम का पार्ट है जो हाईली रिपीटेड डीएनए, जिसका कॉपी नंबर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसे आप लोग हाईली रिपीटेड डीएनए ही मतलब कहते हैं। और इसका कॉपी नंबर मिलियंस के अंदर, थाउजेंड से मिलियंस में होता है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है साइंस, शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स। साइंस वो लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स थे, ये शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स हैं
लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स जो लाइंस थे वर द एग्जांपल ऑफ मॉडरेटली रिपीटेड नॉन कोडिंग डीएनए. Sorry for the disturbance. तो साइंस आपके पास हैं. These are short interspersed elements. और ये जो साइंस है इसकी एग्जांपल हमारे पास है एलो रिपीट्स की. एलो रिपीट्स क्या है? एलो रिपीट्स आर द शॉर्ट सीक्वेंसेस. अप्रोक्सीमेटली ये 300 बेस पेयर के राउंड अबाउट इनकी लेंथ होती है. और दे आर नेम्ड एज द एलो रिपीट्स due to the presence of a restriction site of an enzyme called allo restriction enzyme. तकरीबन 300 बेस पेयर के सीक्वेंसेस होते हैं. और अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द 5' एंड तो वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 170 बेस पेयर के दरमियान इनकी रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो एग्जिस्ट करती है. और वहाँ पे ये उसको कट करता है फ्रॉम द स्टार्ट. तो चूंकि एलो एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द यू कैन से एलो रिपीट्स. इन्हें आप लोग जो है वो एलो रिपीट्स का नाम देते हैं. और 300 बेस पेयर अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो है वो लेंथ होती है. एंड इनका जो कॉपी नंबर है दैट इज़ बिटवीन 3 लाख टू 5 लाख. मीन्स इनका कॉपी नंबर जो है वो 1000 से काफ़ी ज़्यादा होता है. सो यू कैन सी दैट देयर कॉपी नंबर इज़ हाई बट देयर लेंथ इज़ शॉर्ट. सो हम लेंथ की बेस के ऊपर उन्हें मॉडरेटली या हाईली रिपीटेड सीक्वेंस नहीं कह रहे. लेंथ आपने देखा कि मॉडरेटली सीक्वेंस जो लाइन है उसकी लेंथ 7000 बेस पेयर है. और हाईली रिपीटेड सीक्वेंस में जो साइन है इसकी लेंथ छोटी है. हम लेंथ की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे. वी आर क्लासिफाइंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉपी नंबर. लाइंस का जो कॉपी नंबर है वो कम था, दैट इज बिटवीन 20 to 30,000. साइंस का कॉपी नंबर 3 लाख टू 5 लाख है. तो इनके कॉपी नंबर की बेस के ऊपर हम हाईली मॉडरेट में रख रहे हैं और लाइंस को हमने हाईली रिपीटेड सीक्वेंस में इनको रखा है और लाइंस को हमने मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर प्लेस किया. ठीक है. तो हाँ जी बच्चों बताइएगा मुझे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि लाइंस और साइंस में डिफरेंस करें तो कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू? Yes, sir. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज, अब ये पॉइंट भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो एलो एलिमेंट्स हैं ये प्रेजेंट तो तकरीबन तमाम मैमल्स के अंदर होते हैं, लेकिन ये जो एलो एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉट सेम और आइडेंटिकल इन ऑल मैमल्स. टोपोग्राफिकली सिमिलर होते हैं. टोपोग्राफिकल सिमिलर से मुराद है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एलो एलिमेंट का सेम है. यानी येलो एलिमेंट की जो लेंथ है वो तकरीबन मिलती जुलती है, उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन उसका जो न्यूक्लियोटाइड का जो बेस सीक्वेंस है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है. तो टोपोग्राफिकली mean the basic structure of the or the topology of the element is same, but the nucleotide sequence might be vary or might shuffle between different organisms. इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि एलो एलिमेंट्स माउस के अंदर इनकी 50,000 कॉपीज़ हैं और बिल्कुल ये एलो एलिमेंट नहीं होते, लेकिन एलो एलिमेंट से मिलते जुलते हैं. इनको हम B1 एलिमेंट्स भी कहते हैं. So these are very much similar to allo elements. These are not exactly identical to allo elements. So such sequences which have related structure to the allo elements, these are topographically similar. So ये term clear हुई थी. How, what does it mean that कि topographical similarity? ये term clear हुई आपको? हाँ जी friends. Is it clear? Nobody is listening. Anyhow, the next जी is सर क्लियर है. human allo elements. Yes, sir. ह्यूमन एलो एलिमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास. इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन एलो एलिमेंट्स,
तो ह्यूमन एलो एलिमेंट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर अगर आपके सामने ड्रॉ करूँ तो इनकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 130 बेस पेयर एक तरफ रिपीट होता है, और इसी तरह 130 बेस पेयर का एक और रिपीट होता है। तो दो 130 बेस पेयर के रिपीट्स होते हैं ह्यूमन एलो एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये 260 बन जाता है, और सेंटर में अप्रॉक्सीमेटली 30 बेस पेयर का एक ऑब्सक्योर सीक्वेंस होता है। ऑब्सक्योर मीन अनक्लियर सीक्वेंस है वो होता है, जिसका एग्जैक्ट सीक्वेंस किसी में फिक्स नहीं है, वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो जो ह्यूमन एलो एलिमेंट्स हैं, दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 300 बेस पेयर, उतनी ही लेंथ है जितनी स्टार्ट पे आपने देखी। और इनके अंदर जो अरेंजमेंट है, जो एलो का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है, उसमें 130 बेस पेयर का एक रिपीट है, टैंडम रिपीट, और फिर 130 बेस पेयर का रिपीट है, और इन दोनों के दरमियान में अप्रॉक्सीमेटली 30 बेस पेयर का एक ऑब्सक्योर सीक्वेंस है वो मौजूद है। ऑब्सक्योर मीन्स अनक्लियर सीक्वेंस, not very much identical in all organisms. It may shuffle between, or sequence might be vary between the different organisms. देन हमारे पास जो स्टूडेंट्स आती है क्लासिफिकेशन। ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास है वो हाईली रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं, ये भी क्लासिफिकेशन ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर मीन दिस क्लासिफिकेशन इज आल्सो नॉट क्लियर। ये भी क्लासिफिकेशन जो है वो 100% क्लियर नहीं है। लाइक एलो एलिमेंट की एग्जांपल हम लेते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ एलो एलिमेंट्स, तो माउस के अंदर एलो एलिमेंट्स की कॉपीज़ हैं वो 1 लाख से कम है। तो 1 लाख से माउस के अंदर इसकी कॉपीज़ हैं वो कम है, तो इसका मतलब है कि माउस के अंदर ये मॉडरेट की कैटेगरी में आ रहा है। क्योंकि 1 लाख से कॉपी नंबर अगर कम हो तो यूजली हम मॉडरेट की कैटेगरी में डालते हैं, और ह्यूमंस के अंदर इसका कॉपी नंबर जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो ह्यूमंस के अंदर ये आ रहा है हाईली रिपीटेड डीएनए की कैटेगरी के अंदर। तो जो एलो एलिमेंट्स हैं, यानी जो हमने क्लासिफिकेशन की हुई है, मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस और हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, ये भी तकरीबन ऑब्सक्योर है। एलो एलिमेंट जो कि हमारे पास साइंस की एग्जांपल हैं, और जो कि हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस में आते हैं, वो ह्यूमन में तो हाईली हैं, लेकिन माउस के अंदर उनका कॉपी नंबर रिलेटिवली कम है, तो उसमें माउस के अंदर वो मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए किसी एग्जांपल में आ जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन भी क्वाइट ऑब्सक्योर है, इट्स नॉट क्लियर, बट पेपर में अगर आपको आता है तो यू मस्ट क्लासीफाई द साइंस इन हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, एंड जो लाइंस हैं यू मस्ट क्लासीफाई देम इन द मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस स्लाइड, और इज देयर एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस स्लाइड? प्लीज लेट मी नो। सर क्लियर है। इत्फा आप ही सुन रहे हैं या बाकी भी सुन रहे हैं? इत्फा भी बोलना बंद कर गई है। सर मुझे नहीं, मैं लगता है सुन रही हूँ। सर मैं सुन रही हूँ। रिकॉर्डिंग पे लगा के चले जाते हैं तो दिस इज नॉट अ गुड वे। सर एनीहो, मैं सुन रही हूँ। आप ही सुन रही है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। बाकी नहीं सुन रहे। ओके, अब नेक्स्ट नॉन कोडिंग पार्ट में हमने देखा कि हमारे पास टैंडम रिपीट्स हो सकते हैं या इंटरस्पर्स्ड सीक्वेंसेस हो सकते हैं। टैंडम रिपीट्स हमने देखा कि दो सीक्वेंसेस विच आर प्रेजेंट इन अ कंटीन्यूअस वे फ्रॉम हेड टू टेल, and the interspersed sequences which are present in a dispersed. And if we talk about the tandem sequences, so tandem sequences are नॉन कोडिंग पार्ट के अंदर जो टैंडम सीक्वेंसेस होते हैं, जो जीन्स नहीं होते बल्कि नॉन कोडिंग छोटा सा सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा होता है, these tandem sequences are also called as satellite DNA. Satellite DNA is the part of non coding DNA. इसकी डेफिनेशन गौर से देखिएगा। Satellite DNA is the part of non-coding DNA. These are the long clusters of tandem repeats. Tandem repeat एक छोटा सा सीक्वेंस और बार बार रिपीट हो रहा है, उसके लंबे लंबे क्लस्टर्स है, मतलब एक सीक्वेंस 1000 टाइम रिपीट हो रहा है, 10,000 टाइम रिपीट हो रहा है, तो एक सीक्वेंस की बहुत ज़्यादा कॉपीज मौजूद हैं। ठीक है, तो उसे आप लोग जो है वो नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज
लॉन्ग क्लस्टर्स वो आपके पास सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। अब सैटेलाइट डीएनए लॉन्ग क्लस्टर्स हैं एक ही सीक्वेंस के जो रिपीट हो रहे हैं कि नॉन कोडिंग पार्ट में आएंगे। कोडिंग जीन्स सैटेलाइट डीएनए नहीं बनाती, ये नॉन कोडिंग पार्ट ही सैटेलाइट डीएनए बनाता है। अब सैटेलाइट डीएनए जो है दैट इज इसकी जो आपके पास परसेंटेज है वो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है। लाइक माउस कंटेन 8% of the satellite DNA of their genome, and Drosophila contain approximately 50% genome in the form of satellite DNA. So amount of satellite DNA is quite variable among the different organisms. So satellite DNA clear हुआ जी? What is satellite DNA? Yes, sir. ओके, सो सैटेलाइट डीएनए आपके पास जो है वो उसकी परसेंटेज भी वेरी करती है। अब सैटेलाइट डीएनए जो है वो स्ट्रैंड्स जो रिपीट्स हैं टेंडम, बड़े बड़े लंबे लंबे टेंडम रिपीट्स हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर इनकी लेंथ डिफरेंट होती है। मतलब सैटेलाइट डीएनए की मेरे पास जो सैटेलाइट डीएनए है उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी, आपके पास जो सैटेलाइट के डीएनए है उनकी लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी। सैटेलाइट डीएनए की जो लेंथ है हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम नहीं होती। सैटेलाइट डीएनए की जो लेंथ है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट होती है। क्यों? ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर की वजह से सैटेलाइट डीएनए की जो सैटेलाइट डीएनए के अंदर जो रिपीट्स हैं जिन्हें आप टेंडम रिपीट्स कह रहे हैं उसकी लेंथ वेरी कर जाएगी। क्यों? क्रॉसिंग ओवर। लेट्स सपोज ये हमारे पास है वो स्ट्रैंड दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये 1 है और ये वाला आपके पास सेकेंड 1 क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इनमें जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो दोनों पार्ट्स इक्वली अलाइन होते हैं, लेकिन अगर वो अलाइनमेंट अनइक्वल हुई है तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में एक तरफ जो सैटेलाइट डीएनए है उसमें टेंडम जो है उसमें आप देखें कि रिपीट्स का नंबर बढ़ गया, और दूसरी तरफ जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो टेंडम्स हैं उन जो रिपीट्स हैं उसका नंबर कम हो गया। तो सैटेलाइट डीएनए की लेंथ वेरी कर गई है ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। तो अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो सैटेलाइट डीएनए की लेंथ है यानी टेंडम रिपीट्स की जो लेंथ है वो वेरी कर गई है। इसलिए हर इंडिविजुअल के अंदर जो आपके पास हर इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल के अंदर जो सैटेलाइट डीएनए है उसके अंदर नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की लेंथ एक जैसी नहीं होती। उसके अंदर नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की लेंथ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट होती है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सैटेलाइट डीएनए हर पर्सन के अंदर उसकी लेंथ एक जैसी नहीं है, उसके अंदर जो टेंडम्स हैं उसकी लेंथ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. सर एक दफा फिर बता दो। क्या बेटा इसमें क्या नहीं क्लियर हुआ? हेलो हेलो, कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? Yes, sir. ओके। ये क्वेश्चन किया था किसी ने, चले गए? सर मैविश ने कहा था कि ये रिपीट कर दें। ओके। सैटेलाइट डीएनए बच्चे, डीएनए का वो सीक्वेंस है जो आपके पास अब टेंडम रिपीट्स हैं, जो लंबे लंबे टेंडम रिपीट्स हैं, और नॉन कोडिंग डीएनए ये छोटे छोटे रिपीट्स पूरे जीनोम में रिपीट हो रहे हैं। इसे आप लोग नाम देते हैं सैटेलाइट डीएनए। बड़े बड़े टेंडम्स हैं जिसमें नॉन कोडिंग डीएनए का एक सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए की लेंथ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। लेट्स सपोज ये आपके पास पूरा एक सैटेलाइट डीएनए है जिसमें टेंडम में नंबर ऑफ रिपीट्स 5 है। दूसरा नीचे भी आपके पास है वो एक पूरा टेंडम है जिसमें नंबर ऑफ रिपीट्स 5 है। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होगी तो ऊपर वाले के अंदर जो है वो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, नीचे वाले के अंदर नंबर ऑफ रिपीट्स कम हो जाएंगे, यानी ओवरऑल टेंडम की लेंथ वेरी कर जाएगी एंड सैटेलाइट डीएनए की लेंथ वेरी कर जाएगी।
तो between different individuals due to unequal crossing overs, the length of tandem repeats in the satellite DNA are different. So हर एक individual के अंदर जो length of tandem repeat होती है satellite DNA में वो एक जैसी नहीं होती. इसी वजह से हर individual unique होता है हमारे पास, उसके अंदर satellite DNA different होता है जिसकी बेस पे हम differentiate कर सकते हैं individuals में. अब सैटेलाइट डीएनए जो सीक्वेंस है, एक जो सीक्वेंस होता है जो रिपीट होता है बार बार, वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरी करता है. जैसे ड्रोसोफिला है तो इसमें यूजली 5 बेस पेयर का, 7 बेस पेयर का, 10 बेस पेयर का, 12 बेस पेयर का सीक्वेंस है जो कि बार बार रिपीट होता है. ठीक है. और हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है. माउस की बात करें तो माउस के अंदर तकरीबन 9 बेस पेयर का एक कंसेंसस सीक्वेंस है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक छोटा सा सीक्वेंस है 8-10 बेस पेयर का जो बार बार रिपीट हो रहा है, मिलियंस टाइम रिपीट हो रहा है और लंबे लंबे टेंडम्स बन रहे हैं जिनको आप सैटेलाइट डीएनए कह रहे हैं. ठीक है. अब सैटेलाइट डीएनए जो है यूजली इनर्ट होता है. इनर्ट मतलब इट इज नॉट फंक्शनली एक्टिव. दिस सैटेलाइट डीएनए इज द पार्ट ऑफ द हेट्रोक्रोमेटिन. यूजली हेट्रोक्रोमेटिन आप लोग जानते हैं कि डीएनए का वो पार्ट होता है विच इज नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग एनी प्रोटीन, जो कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो ये कंडेंस पार्ट होता है, ये हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट आपके पास जो स्ट्रैंड्स होता है. और ये जो सैटेलाइट डीएनए यूजली हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट होता है. और ये जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है? इट इज़ प्रेजेंट यूजली इन द सेंट्रोमेयर. ये यूजली जो है वो आपके पास सेंट्रोमेयर के अंदर जो है वो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होता है. और इसका काम सिर्फ स्ट्रक्चरल रोल को मतलब मेंटेन करना है. इट डज नॉट कंटेन एनी जीन्स और इट डज नॉट कंटेन एनी अदर फंक्शन. तो ये कोई और फंक्शन नहीं करता, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का उसको मेंटेन करने के अंदर ये इन्वॉल्व है. तो ये सैटेलाइट डीएनए है, उसकी परसेंटेज है आपके पास. सीक्वेंस कितना होता है एक रिपीट का वो है. और सैटेलाइट डीएनए का प्रोबेबल फंक्शन क्या है, क्या काम ये कर सकता है जीनोम में, ये आपके पास आ जाता है. हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? जी सर. सर नेक्स्ट सैटेलाइट डीएनए टाइप है हमारे सैटेलाइट डीएनए में होता ये है कि जो आपके पास नंबर ऑफ रिपीट्स हैं वो कम होते हैं. यानी जो सैटेलाइट डीएनए है उसमें नंबर ऑफ रिपीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ रिपीट्स होते हैं एक छोटे से सीक्वेंस के. लेकिन जो मिनी सैटेलाइट है उसमें नंबर ऑफ रिपीट्स कम होते हैं, यानी टेंडम का साइज छोटा होता है. होते रिपीट्स उतने ही हैं, मतलब 8-10-12 रिपीट्स सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा होता है, लेकिन उनके अंदर पूरा एक जो टेंडम बनता है उसका साइज छोटा होता है. इन्हें आप मिनी रिपीट्स कहते हैं. और मिनी रिपीट्स हैं वो स्टूडेंट्स, इनके लिए एक और नाम भी हम लोग यूज़ करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. इनको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स भी कहते हैं. वेरिएबल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल में मिनी जो सैटेलाइट डीएनए है उसका जो टेंडम है उसके अंदर जो रिपीट का नंबर है वो वेरी करता है. एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट होगा, दूसरे इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट होगा. सो हर इंडिविजुअल के अंदर जो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं. नंबर ऑफ रिपीट्स एक टेंडम के अंदर हैं उनका नंबर वेरी कर रहा है, इसलिए इनको वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हम लोग कहते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल में इनकी टेंडम की लेंथ जो है वो वेरी करती है. और इस एक रिपीट के अंदर, एक वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट के अंदर जो नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं वो 5 to 50 के दरमियान जो है वो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं इस एक रिपीट के अंदर. ठीक है. इसे आप वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का नाम देते हैं. अब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल में वेरी करता है, इसकी लेंथ डेफिनेटली वेरी करेगी. और इसकी वजह क्या है? वही वजह जो पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखी. इसकी वजह भी आपके पास अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर है. जब अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होगी तो अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में कुछ टेंडम्स की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी,
कुछ टेंडम की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, तो लेंथ इनकी वेरी करेगी बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो ये भी हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। मिनी सैटेलाइट डीएनए भी एज ए मार्कर्स यूज होते हैं, तो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं ये पूरे जीनोम में स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। और लेकिन ज़्यादातर इनकी जो लोकेशन एग्जिस्ट करती है वो नियर टू द टीलोमर्स है। तो यूजली दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द होल जीनोम, ये पूरे जीनोम में स्कैटर्ड हैं। बट प्राइमरीली इनकी जो क्लोज वन लोकेशन है वो है दैट इज यू कैन से नियर टू द टीलोमर्स के ये पास होते हैं। और दीज VNTRs आर हाईली वेरिएबल इन नंबर, मतलब एक टेंडम का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मिनी सैटेलाइट डीएनए की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, और लेंथ डिफरेंट होने की वजह से इनकी अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1000 एलील्स हैं। जैसे कि ये आपके पास एक टेंडम है, तो नेक्स्ट टेंडम के अंदर जो है वो आपके पास लेट्स सपोज लेंथ उसकी ये है, नेक्स्ट टेंडम की आपके पास लेंथ जो है वो ये है, सो नेक्स्ट टेंडम की आपके पास लेंथ ये है। तो आप देखें कि जो टेंडम्स हैं उनकी लेंथ बहुत वेरी कर रही है, और इनकी लेंथ की बेस के ऊपर आपके पास हैं वो मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल डिफरेंट टाइप की कॉपीज बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं अलील्स। तो मिनी सैटेलाइट डीएनए आपके पास स्टूडेंट्स जो है इट कंटेन मोर देन 1000 अलील्स, इसलिए हर इंडिविजुअल में मिनी सैटेलाइट डीएनए यूनिक होते हैं, और इन्हें हम एक टेक्निक में यूज करते हैं जिसे कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब ये एग्जांपल भी दी हुई है कि लेट सपोज इंडिविजुअल 1 है, उसके अंदर 1 2 3 और 4 एंड सो ऑन 5 एंड 6 रिपीट है, मतलब एक सीक्वेंस है जो 6 टाइम रिपीट हो रहा है, टेंडम रिपीट इतना है। दूसरे इंडिविजुअल के अंदर रिपीट्स का नंबर जो है वो 7 भी है 8 भी है, दूसरे इंडिविजुअल में टेंडम रिपीट बड़ा है, एक में एलील छोटी है एक में एलील बड़ी है। तो आप देखें कि नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसके अंदर सीक्वेंस, उसकी बेस पे उस सैटेलाइट डीएनए की लेंथ वेरी करेगी। लेंथ वेरी करेगी, लेंथ डिफरेंट होगी, तो हम उनको दोनों को एक दूसरे की एलील्स कह देंगे। तो चूंकि हाईली वेरिएबल हैं अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जो मिनी सैटेलाइट डीएनए इनकी लेंथ हाईली वेरिएबल है बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल, इसलिए आप इन्हें कहते हैं कि दीज आर हाईली वेरिएबल यू कैन से VNTRs मींस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, और हर इंडिविजुअल में डिफरेंट है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक के अंदर भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। Any question from any student? ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आता है दैट इज कॉल्ड सेल्फिश डीएनए। चलिए सेल्फिश डीएनए और ये बाकी का जो पार्ट है इसको हम कल कंप्लीट करते हैं, और कल फिर हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? जी, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे स्टार्ट कर दूं। नहीं सर, इतना बहुत है। चल, I am available. If you have any question, you can ask. Otherwise, if you don't have any question, you can leave the meeting after 10 minutes. If you don't have any questions, friends. But I am available if सर you जी have. ये Yes, yes. सर जी स्लाइड्स और नोट्स इनके अपलोड कर दें। Slides uploaded है, notes भी मैं upload कर दूंगा आज इंशाल्लाह।
या आज कर दूंगा या नहीं तो सुबह इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। ओके सर। मार्क्स अपलोड हो गए सबके? किसी के रह तो नहीं गए, किसी के गलत तो नहीं अपलोड हुए हुए? जो उनके पेपर पे है वही अपलोड हो गए जो उन्होंने रिव्यू किया था? यस सर, हो गए हैं। चलो गुड। चलिए स्टूडेंट्स, आई एम अवेलेबल, otherwise you can leave after 10 minutes. See you.